नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए की थी, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में करंट घटनाओं से जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप ठीक तरीके से हल कर सकें। हम पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत। आज जिस सेगमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर पर बात करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस से जुड़ी हुई है। हाल ही में 2-3 दिन पहले भी अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है, क्योंकि ये 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई 2023 का अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कई कारणों से खास चर्चा में था। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया कि 3 मई 2023 को भी अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष इस अवसर पर साउथ अफ्रीका के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है केप तेंदुआ ट्रस्ट द्वारा तेंदुओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ये जो संस्था है केप तेंदुआ ट्रस्ट, ये वस्तुतः तेंदुओं की संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, ताकि तेंदुओं के संरक्षण को बढ़ाया जा सके। उनके संरक्षण की को अगर आगे बढ़ाया जा सकता है तो आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर से जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके संरक्षण में स्वाभाविक रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, खास तौर से घास पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तेंदुओं के बारे में सामान्य जानकारी हमें हासिल करनी लेनी चाहिए। तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है पैंथेरा पार्डस। तेंदुओं के बारे में अगर सामान्य विशेषताओं की बात करें तो ये पकड़ में नहीं आते हैं और रात्रि में विचरण करते हैं। सामान्य तौर से रात्रि में विचरण करते हुए पाए जाते हैं। इनका जो आकार है, इनका जो रंग है, वो इनके निवास स्थान पर निर्भर करता है, यानी जिस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं उससे ही इनका आकार और रंग निर्धारित होता है। इनको बहुत ही बेहतरीन पर्वतारोही माना जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये रहते हैं। पेड़ों में छिपकर अपने शिकार को अंजाम देते हैं, और वहीं ये बिल्ली परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। अगर आप इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में सामान्य तौर से जाने कि ये विश्व में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं, तो पूरे एशिया में इनका एक सामान्य निवास स्थान है, और भारतीय उपमहाद्वीप में भी ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उप सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और दक्षिणी रूस में भी इनका निवास स्थान है। भारत में तेंदुओं की जो एक महत्वपूर्ण प्रजाति पाई जाती है, जो सबसे प्रमुख प्रजाति है, उसका नाम है पैंथेरा पार्डस फस्का। फस्का की जो स्पेलिंग होगी वो इस प्रकार से होगी, इसका प्रोनाउंसिएशन फस्का है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। तेंदुओं के निवास स्थान और भोजन की आवश्यकताओं के संबंध में कौन कौन से क्षेत्र अनुकूल होते हैं? सामान्य तौर से जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र होते हैं वहां आप देखेंगे कि ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वन क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति है, और मानव आवास के पास यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति देखेंगे। पिछले कुछ समय से जैसे जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो आपने देखा होगा कभी ग्रामीण क्षेत्र में और कभी नगरीय क्षेत्रों में तेंदुआ वस्तुतः विचरण करते हुए आपको पाया जाएगा। सामान्य तौर से तेंदुओं की स्थिति के रूप पर एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो आबादी है वो वर्ष 2014 से अब तक 60% की उसमें वृद्धि हो चुकी है। 2014 के अनुमान के आधार पर तेंदुओं की जो आबादी थी वो 8,000 थी, जो अब बढ़कर यानी वर्ष 2018 में 12,852 हो गई है। यानी इनकी संख्या में लगभग 60% की वृद्धि देखने को मिली है। सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जो 3,421 है, और इसलिए मध्य प्रदेश को कई बार तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर किसी भी स्टेट में किसी खास तौर से बिल्ली प्रजाति की जनसंख्या ज्यादा होती है तो उस स्टेट को उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम टाइगर की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और क्योंकि सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए उसको तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद तेंदुओं की संख्या कर्नाटक में पड़ती है और फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर इनकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें इनको वल्नरेबल
श्रेणी में रखा गया है, यानी ये सुभेद्य हैं और इनके आवास संबंधी जो संकट है उनका समाधान किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की बात करें तो उसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसको। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब सीधे तौर से यह है कि ये प्रजाति के संरक्षण पर अगर प्रयास नहीं किए गए, अगर इनके इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नहीं रोका गया तो ये विलुप्त भी हो सकते हैं और इसलिए इनके संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो भारत सरकार ने पारित किया था, उसके अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में ये स्थित है। और इसका शेड्यूल 1 में स्थित होने का मतलब क्या है कि तेंदुआ एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जिसकी विलुप्ति के कारणों को अगर समाप्त नहीं किया गया, यानी इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास नहीं किए गए, तो ये विलुप्त भी हो सकता है। इसका सामान्य मतलब यह है। आज की हमारी जो दूसरी खबर है वो है ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 से संबंधित। ट्रैकिंग SDG 7 का सीधा मतलब क्या हुआ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा कि आप जानते हैं UN द्वारा निर्धारित है। सतत विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य 7 जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इसको जारी किया जाता है। रिपोर्ट में कई प्रमुख आर्थिक कारकों की पहचान की गई है जो वैश्विक SDG 7 की प्राप्ति में बाधक है। यानी SDG 7 जो लक्ष्य ऊर्जा के क्षेत्र में हमने तय किए हैं, अगर हम उनके कारकों की, ऐसे कारकों की पहचान कर लेते हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हैं, तो निश्चित तौर से हमारे पॉलिसी निर्माण में मदद मिलेगी। तो इस रिपोर्ट में इन कारकों की पहचान की गई है। तो ये बाधक कारक क्या है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत? उच्च मुद्रास्फीति यानी हाई इन्फ्लेशन, अनिश्चित समष्टि आर्थिक परिदृश्य यानी अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, ऋण संकट, डेट क्राइसिस, और इसी प्रकार से सीमित वित्तीय प्रवाह यानी जो लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लो है, वो इसके बाधक कारकों में एक सबसे बड़ी चुनौती है। विशिष्ट लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर भी कुछ बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। जैसे विद्युत तक पहुंच के बारे में कहा गया है कि वर्ष 2010 से 2021 के बीच विद्युत की वैश्विक पहुंच 84% से बढ़कर 91% हो गई है। हालांकि वैश्विक वार्षिक जो वृद्धि दर है वो सामान्य तौर से कम रही है। वहीं अगर हम बात करें विद्युत सुविधा से वंचित लोगों की संख्या की, तो वो वर्ष 2010 के 1.1 बिलियन से घटकर साल 2021 में 675 मिलियन हो गई है। अगर वंचित लोगों की संख्या की हम बात करें तो वो संख्या घटी है। एक आंकड़ा स्वच्छ खाना पकाने तक पहुंच के बारे में व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि वर्ष 2030 तक 1.9 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने हेतु ऊर्जा की कमी हो सकती है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 100 मिलियन लोग जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया है, वो वापस पारंपरिक बायोमास उपयोग पर लौट सकते हैं अगर हमने इसके बाधक कारकों को संयोजित करने का, उन्हें निपटाने का प्रयास नहीं किया। वर्ष 2030 में उप सहारा अफ्रीका में स्वच्छ खाना बनाने तक पहुंच से वंचित लोगों की संख्या सबसे अधिक होने की उम्मीद है और 10 में से 6 लोग ऐसे हो सकते हैं जो वस्तुतः स्वच्छ खाना पकाने तक की जो सामान्य पहुंच है उससे वंचित रहेंगे। किस क्षेत्र में? वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में, जो सहारा से लगता हुआ क्षेत्र है, उप सहारा क्षेत्र। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो लक्ष्य है उसके बारे में क्या कहा गया है? उसके बारे में कहा गया है कि साल 2010 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा का जो उपयोग है ये बढ़ा है, लेकिन पर्याप्त रूप से अभी इसे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को, यानी जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतिम ऊर्जा खपत में अभी भी इनका जो हिस्सा है वो 9.1% के आसपास बना हुआ है, तो निश्चित तौर से इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन और संबंधित बुनियादी ढांचे में वार्षिक 1.4 से 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आवश्यकता भी है। इसमें इस तथ्य को प्रस्तुत किया गया है। इस सारी बातचीत में सबसे जरूरी बुनियादी चीज है कि हम सतत विकास लक्ष्य 7 को जाने। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी के लिए सस्ती यानी अफोर्डेबल,
क्रेडिबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी को पहुंचाने का आह्वान करता है एसडीजी 7। इसके 3 मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्य करने का आधार है। कौन कौन से लक्ष्य हैं? पहला लक्ष्य है वहनीय यानी सस्टेनेबल, या आप इसको धारणीय भी कह सकते हैं, अफोर्डेबल कह सकते हैं, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास करना। वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना, यह है लक्ष्य 7.2। यानी जो हमारा ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं, ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों में हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार की वैश्विक दर को भी दोगुना करने की बात करता है इसका एक सब सेक्शन लक्ष्य 7.3। तो इसमें 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं एसडीजी 7 में। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 भी कई कारणों से विशेष तौर से खास चर्चा में रहा, और चर्चा में रहने का इसका सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि विश्व पर्यावरण 2023 वस्तुतः 50वीं वर्षगांठ थी विश्व पर्यावरण दिवस की, क्योंकि 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर मौजूद जीवन के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस एक नई थीम विषय के साथ आयोजित किया जाता है। साथ ही हर साल इस दिवस का एक मेजबान देश होस्ट कंट्री भी होता है। साल 2023 की जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रही है। आप जानते हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से खतरा है, और विशेष तौर से माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पर जिस तरह की रिपोर्ट आई है वो न केवल हमारे लंग्स के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इस तरह की बीमारियों को वो जन्म दे सकता है, इसलिए इसका निपटान विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में इसकी जो मेजबानी है यानी 5 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी मेजबानी नीदरलैंड और पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवरे द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। 45वां विश्व पर्यावरण दिवस का जो नेतृत्व था वो भारत ने किया था, और उसकी जो थीम थी वो था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, और इसलिए भारत ने लगातार प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान की दिशा में कदम भी उठाए हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 योजनाओं की भी शुरुआत की। कौन कौन सी योजना है? एक है मिस्टी योजना। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो समुद्र तट के किनारे और जो एक आप कह सकते हैं लवण कुंड है यानी साल्ट पैन है, उन भूमियों पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना, और मैंग्रोव वृक्षारोपण करके इस इकोलॉजिकल सिस्टम का संरक्षण करना जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के अंतर्गत विशेष भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से अमृत धरोहर योजना की भी घोषणा की गई जून 2023 में, और इसका मतलब है कि जो हमारे आर्द्र भूमियों से संबंधित जो रामसर स्थल हैं, उन रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता को बढ़ाना, यानी उनका संरक्षण इस प्रकार से करना कि नेचर बेस्ड पर्यटन बढ़े, टूरिज्म बढ़े, और इससे एक आजीविका का आधार का भी निर्माण हो। तो इस अवसर पर 2 योजनाएं भारत द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में बाघ की स्थिति रिपोर्ट भी लगातार चर्चा में रही है। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक क्या है? भारत में बाघ, सहपरभक्षी और शिकार की स्थिति 2022। रिपोर्ट के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो भारत का जो टोटल भू क्षेत्र है उसमें कुल 55 टाइगर रिजर्व फिलहाल मौजूद हैं, और जो भारत के 2.3% भूभाग में फैले हुए हैं। वर्तमान में दुनिया में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% जो पॉपुलेशन है, 75% जो आबादी है वो भारत में मौजूद है, और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो भारत में बाघ संरक्षण प्रयासों की एक सफलता को भी इंगित करता है। भारत में बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि भारत के किन किन क्षेत्रों में हुई है? एक तो मध्य भारत में हुई है, तो मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। उसी प्रकार से शिवालिक पहाड़ियों में वृद्धि हुई है। शिवालिक पहाड़ियों की बात करें तो ये वृद्धि विशेष तौर से आपको देखने को मिलेगी जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत, और इसी तरह से गंगा के मैदानों में बाघ की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाघों की संख्या साल 2018 में 2967 थी,
जो 2022 में बढ़कर 3682 हो गई है। इस तथ्य को विशेष तौर से याद रखना है आपको। बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी आपको बताया गया था, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं, इसलिए इसको बाघ स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर कर्नाटका का है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवे पर तमिलनाडु की है। अगर हम बाघों की न्यूनतम संख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे न्यूनतम संख्या नागालैंड में है, इसके बाद मिजोरम, झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी आपको यहां से पता लग गया होगा, सर्वाधिक संख्या जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क यानी उत्तराखंड में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक का बांदीपुर, तीसरे पर कर्नाटक का ही नागरहोल टाइगर रिजर्व है, और उसके पास मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बाघों की सर्वाधिक संख्या है। बाघों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के बारे में आपको जानना चाहिए, और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पर इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स की फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इस तकनीक में बाघ पर्यावास क्षेत्र यानी जहां पर बाघ रहते हैं उनका जो पर्यावास है उससे जानकारी एकत्र करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस सिस्टम और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। जब हम कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण बाघों की आबादी और घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक प्रमाणित विधि है, जिसमें हम कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की जनसंख्या का सर्वेक्षण करने का प्रयास करते हैं। उन क्षेत्रों में जहां कैमरा ट्रैपिंग संभव नहीं है वहां बाघों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए हम मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग करते हैं। और मॉलिक्यूलर टूल्स का मतलब है इसमें मल की सहायता से यानी टाइगर्स के मल की पहचान के आधार पर उनके डीएनए का पता लगाया जाता है और उससे जनसंख्या का अनुमान भी पता करने की कोशिश की जाती है। एक और रिपोर्ट विशेष तौर से चर्चा में रही जो पक्षियों से संबंधित है, भारत की पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2023 हाल ही में ये जारी की गई है। 2023 में भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। किसके सहयोग से इसको जारी किया गया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रमुख पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र यानी वे कहां कहां फैले हुए हैं, उनकी आबादी का रुझान किस किस क्षेत्र में है और किस किस क्षेत्र में नहीं है, और संरक्षण की स्थिति पर एक आवधिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। अगर हम रिपोर्ट की मुख्य बात करें और ये जानने का प्रयास करें कि वे कौन से कारण है जिससे भारत में पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है, तो आपको देखने को मिलेगा जो व्यावसायिक मोनोकल्चर बागवानी है, यानी जो हमारी कमर्शियल मोनोकल्चर बागवानी, हम ऐसे बाग लगाते हैं यानी खेतों में एक ही तरह का बाग लगाने का शुरू कर देते हैं। मोनोकल्चर का सामान्य मतलब क्या है कि एक ही तरह की खेती, खेतों में एक ही तरह की खेती करना। मान लिया बहुत बड़े क्षेत्र में अगर आप गेहूं की खेती करते हैं और किसी और अन्य फसल को बढ़ावा नहीं देता, या आप पेड़ पौधों की स्थिति को पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं? मोनोकल्चर खेती कहते हैं। और जब आप इसको व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा देते हैं तो ये इनके लिए, पक्षियों के लिए एक हानिकारक स्थिति का निर्माण करती है। उसी प्रकार से बढ़ता शहरीकरण, आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास करना और जलवायु परिवर्तन भारत में पक्षी प्रजातियों की संख्या का सबसे प्रमुख, इनकी कमी होने की का सबसे बड़ा कारण है। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी यानी शोर बर्ड्स विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं, यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आर्कटिक में प्रजनन करने वाले जो तटीय पक्षी हैं, जो शोर बर्ड्स हैं, वो इन चीजों से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जहां इनकी संख्या में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे पक्षी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जैसे भारतीय रोग, भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कोय। इनकी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम कुछ पक्षी प्रजातियों के पर बात करते हैं और उनके पर्यावास के क्षेत्र पर सामान्य तौर से बात करेंगे। आप जानते हैं इस तरह के प्रश्नों की संख्या आजकल यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सामान्य तौर से इनके बारे में विशिष्ट जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ दो एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करेंगे। दो एंडेंजर्ड स्पीसीज में हम लेंगे इंडियन स्कीमर और ब्लैक बेलिड टर्न।
तो इंडियन स्कीमर की एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये चंबल, गंगा, महानदी, यमुना, सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है इंडियन स्कीमर, और इसका जो दर्जा है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। इसी प्रकार से ब्लैक बेलीड टर्न, आप देखिए इसकी जो बैली है ये ब्लैक है और इसलिए इसको ब्लैक बेलीड टर्न कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी और यमुना नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। एक और प्रजाति जो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखी गई है, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पर हमने पिछले प्रोग्राम में भी विस्तार से चर्चा की थी, और ये सामान्य तौर से कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और इसका एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। बंगाल फ्लोरिकन की जो ये तस्वीर है, ये बंगाल फ्लोरिकन की है, और ये हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश की घास भूमियों पर पाई जाती है। और अगर हम बेयर्स पोचार्ड की बात करें तो ये असम और मणिपुर, एक प्रकार की बत्तख है बेयर्स पोचार्ड, और ये असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के वन्य जीवों की विविधता का पता लगाने का कार्य करना। इसी प्रकार से एक और रिपोर्ट विशेष तौर से चर्चा में रही, जिसको हम एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, ICI के नाम से, अनन्य संरक्षण पहल। ये रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI ने अनन्य संरक्षण पहल पर एक रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं वो देशज लोगों यानी इंडिजिनस पीपल्स के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे पास जो स्थलीय संरक्षित क्षेत्र है, सामान्य तौर से वो उनका जो 40% है वो इंडिजिनस लोगों के पास है, या इंडिजिनस लोगों का मतलब है जहां उनकी बसावट है उनके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। और वही पारिस्थितिक रूप से अक्षुण भूमि क्षेत्र का 37% भी स्थित है। यानी पारिस्थितिक रूप से ऐसी भूमि जिसे किसी आधुनिक जो कारण है, चाहे वो शहरीकरण हो या अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं या जलवायु परिवर्तन की घटना है, उनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, और वो अक्षुण है इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, ऐसे भू क्षेत्र का 37% इन्हीं इंडिजिनस लोगों के पास है। इसलिए स्वदेशी लोगों द्वारा जो भूमि प्रबंधन करने पर निर्वरीकरण करने में सरकार के प्रयासों की समान या उससे भी अधिक सफलता मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि स्वदेशी इन इंडिजिनस पीपल्स द्वारा जो भूमि प्रबंधन किया जाता है, अगर हम इनके प्रयासों को देखें तो इनके जो प्रयास हैं वो सरकारी प्रयासों के या तो समान है या उससे भी, सरकारी प्रयासों से भी बेहतर है। निर्वनीकरण यानी वनों को नष्ट होने से रोकने की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन शमन यानी मिटिगेशन और अनुकूलन वित्त पोषण का 1% से भी कम हिस्सा देशज व स्थानीय समुदायों यानी इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज को प्राप्त होता है। ये एक कमी को प्रदर्शित करता है। यानी अभी जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर हम भूमि का देखें, ऐसे अक्षुण क्षेत्र देखें, तो जिन पर जो आधुनिक गतिविधियां हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो उनका 37% हिस्सा कहाँ पर है? 37% हिस्सा इंडिजिनस पीपल जहां रहते हैं वहां पर है। लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को देखें जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके प्रभावों के प्रति अनुकूलित होने से संबंधित है, तो उसके संबंध में जो हमारा टोटल फाइनेंस है उसका 1% से भी कम हिस्सा देश व स्थानीय समुदायों को प्राप्त होता है, जो हमारी पूरी पॉलिसी के एक डिस्टोर्शन को, उसके एक विकृति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में आयोजित यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP26 में IPLC यानी इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण का संकल्प किया गया था, लेकिन इसका केवल 7% ही ने प्राप्त हो पाया है, इनके पास पहुंच पाया है। अनन्य संरक्षण पहल क्या है? इसे साल 2022 में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था उच्च जैव विविधता वाले भू क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और प्रादेशिक क्षेत्रों तथा गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे
इकोलॉजिकल सिस्टम जिनको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें आईपीएलसी द्वारा बढ़ावा देना है। तो उद्देश्य जीएफ ने अनन्य संरक्षण पहल के माध्यम से ये उद्देश्य रखा है कि इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी द्वारा ही उच्च जैव विविधता वाले भू क्षेत्रों को, समुद्री क्षेत्रों को, प्रादेशिक क्षेत्रों को और गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्रों को बढ़ावा देना है। ये उद्देश्य रखा है। अगर ये उद्देश्य रखा है तो निश्चित तौर से जो हमारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयास हैं, चाहे वो मिटिगेशन से संबंधित हो, चाहे वो अनुकूलन से संबंधित हो, उन प्रयासों के माध्यम से जो हम वित्त पोषण करते हैं, उन प्रयासों के लिए जो वित्त पोषण करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिजिनस पीपल के पास जाना चाहिए अगर हम अपने संरक्षण प्रयासों को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि उनके जो परिणाम है, इंडिजिनस पीपल द्वारा जो संरक्षण है, वो सरकारी योजनाओं से भी बेहतर परिणाम लाता है। तो इस योजना को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा शुरू किया गया है, जिसको हम एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। इसके 4 घटक हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई करना, यानी लोकल एक्शन लेना। इसी प्रकार से वैश्विक इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज का क्षमता निर्माण करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति में आईपीएलसी का नेतृत्व करना। उसी प्रकार से आईपीएलसी के कार्रवाई के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान करना, यानी जो इंक्लूसिव कंजर्वेशन नॉलेज है, उस कार्रवाई के लिए उसको बढ़ावा देना। एक और रिपोर्ट लगातार चर्चा में रही, जिसको हम ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्ट जारी की है किसने? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने इसको जारी किया है। जलवायु वित्त एक ऐसा वित्त है, आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस इसमें एक शब्द आया है, तो इस क्लाइमेट फाइनेंस को आपको ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। जलवायु वित्त किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऐसे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन, मिटिगेशन करने के लिए किया जाता है। जब हम शमन शब्द की प्रयोग करते हैं तो शमन शब्द का सामान्य प्रयोग यह है कि जलवायु परिवर्तन की घटना को अंजाम देने वाले कारणों को समझना और उन्हें कम करना। जब हम अनुकूलन की बात करते हैं, अनुकूलन का सामान्य मतलब होता है जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है उसके प्रति अनुकूलित होना। इन 2 शब्दों को आपको ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। तो जो शमन का कार्य है वो जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटना है, साथ ही इसके प्रति अनुकूलन यानी एडेप्टेशन संबंधी कार्यों के लिए वित्त पोषण की भी आवश्यकता है। अनुकूलन संबंधी कार्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने से संबंधित है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और जब जलवायु वित्त की बात हम करते हैं तो धन कहां से जुटाया जा सकता है? सार्वजनिक रूप से, निजी रूप से और वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश की जा सकती है। अगर इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो वर्ष 2021-22 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी है और जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% जो हिस्सा है वो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में कुछ सामान्य तथ्य हैं। सभी क्षेत्रों में यानी सभी सेक्टर्स में जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊर्जा और परिवहन सेक्टर ऐसे हैं जहां जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा गया है। कुल जलवायु वित्त में 49% भागीदारी निजी क्षेत्र की हुई है। अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो एडेप्टेशन हेतु वित्त की उपलब्धता में लगातार गिरावट देखी जा रही है और साथ ही अनुकूलन हेतु उपलब्ध वित्त के 98% की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही होती है। यानी जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के अंतर्गत जो हम प्रयास करते हैं वो ज्यादातर फंडिंग उसकी कहां से हुई है? पब्लिक फंडिंग हुई है। अगर हम एक वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आती हैं। वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली में एक महत्वपूर्ण है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। सामान्य तौर से 183 देशों के साथ मिलकर काम करने वाली 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी है। इसका जो कार्य है वो दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। एक और फंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसको हम अनुकूलन कोष कहते हैं, अडेप्टेशन फंड कहते हैं। इसकी स्थापना 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान हुई थी और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में अनुकूलन संबंधी बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का वित्त पोषण करना, उनकी फाइनेंसिंग करना, उनका फंड उपलब्ध कराना। इसी प्रकार से एक और फंड विशेष तौर से महत्वपूर्ण है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और अगर इसके बारे में सामान्य तथ्यों की बात करें तो इसकी स्थापना संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। यानी परियोजनाओं का जो वित्त पोषण है
उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन सी परियोजनाओं का वित्त पोषण इसके अंतर्गत किया गया है? जो अनुकूलन से संबंधित है या प्रौद्योगिकी का जहां पर हस्तांतरण करना हो या कैपेसिटी बिल्डिंग करना हो या ऊर्जा का परिवहन, सामान्य तौर से ऊर्जा से जुड़ी हुई हो या परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई। एक और फंड विशेष तौर से महत्वपूर्ण है जिसको हम लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन में अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसी प्रकार से जलवायु कोष, एक हरित जलवायु कोष भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2010 में कानकुन समझौते के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखें तो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य, यानी इन अलग अलग देशों द्वारा जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के माध्यम से अपने लक्ष्य तय किए गए हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के अंतर्गत, उसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ावा देना हरित जलवायु कोष का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो 2010 में स्थापित हुआ था कानकुन सम्मेलन के दौरान। एक और रिपोर्ट वर्ष 2023 की चर्चा में रही जिसको हम स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा जारी की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को जारी किया। ये रिपोर्ट प्रकृति आधारित समाधान यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती। इसका उपयोग कहाँ कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में किया जाता है, जैसे जैव विविधता की, जो बायोडाइवर्सिटी की हानि हो रही है, जो लैंड का क्षरण हो रहा है यानी लैंड इरोजन, भूमि क्षरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पहली बार सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किए जाने वाले वैश्विक खर्च का अनुमान लगाया गया है। यानी ऐसे खर्च का अनुमान लगाया गया है, उन गतिविधियों की पहचान की गई है और उन गतिविधियों में जो खर्च होता है उसका एक अनुमान लगाया गया है, जो वस्तुतः हमारी जो क्लाइमेट, सामान्य तौर से हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता है। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन है उसमें वर्तमान वित्त प्रवाह की जो स्थिति है वो है कि अभी तक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में जो वित्त प्रवाह है, जो फाइनेंस फ्लो है, वो लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो कि 2030 तक एनबीएस के लिए आवश्यक वित्त का केवल 1/3 है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले वित्त की बात करें यानी नेचर नेगेटिव वित्त की बात करें तो इसका भी एक अनुमान लगाया गया है। ये प्रतिवर्ष लगभग 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो पॉजिटिव फ्लो से बहुत ज्यादा एक कीमत को प्रदर्शित करता है। प्रकृति पर संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण को, यानी ऐसा वित्त पोषण, ऐसी फंडिंग जो प्रकृति पर नकारात्मक रूप से असर डालती है, उसको हम नेचर नेगेटिव या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले फंड के रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहीं पर भी जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी दी जाती है, आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन के माध्यम से हरित गृह गैसों का, ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़े स्तर पर उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना को बढ़ावा देता है और अंततः क्लाइमेट चेंज जैसी घटना हमारे सामने है। तो कोई भी ऐसा फंड जो जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देता है सब्सिडी के माध्यम से, उसको हम नेचर नेगेटिव फंड में इंक्लूड करते हैं। अगर हम प्रकृति आधारित समाधान की बात करें तो ये वस्तुतः प्रकृति यानी प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने, उनका सतत प्रबंधन करने यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए की जाने वाली सामान्य तौर से कार्रवाइयां हैं, सामान्य तौर से एक्शन है। ये प्रभावी और अनुकूल तरीके से सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं और इसके अतिरिक्त ये लोगों और प्रकृति के लिए लाभकारी भी हैं। इसके कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे पुनर्वनीकरण करना, वनीकरण को बढ़ावा देना, वन रोपण करना, आर्द्र भूमियों की यानी जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनकी पुनर्बहाली करना, उनका रेस्टोरेशन करना और हरित संरचना अवसंरचना का निर्माण करना। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जो जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक, तो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा न देता हो, ऐसे अवसंरचना विकास को हम हरित अवसंरचना के नाम से जानते हैं। एक और खबर लगातार चर्चा में रही जिसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के नाम से जानते हैं। आप ये कैमेलिड्स शब्द देख रहे होंगे, लेकिन इसका सामान्य जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो कैमेलिड्स है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की और इसलिए चर्चा में है।
यानी संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कमेलिड्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसलिए हम कमेलिड्स का सामान्य अर्थ जान लेते हैं। कमेलिड्स में एक समूह शामिल होता है जो सामान्य तौर से ऊंट जैसे दिखने वाली प्रजातियों से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से समूह आते हैं? एक एल्पेका आता है, एक बैक्टीरियन ऊंट जिसको हम दो कुबड़ वाले ऊंट के नाम से भी जाने जाते हैं, उसी प्रकार से ड्रोमेडरीज, गुआनाकोस, लामा और विकुनास आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं कैमेलिड्स के अंतर्गत। कैमेलिड्स या आप सामान्य भाषा में इनको ऊंट भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर शाकाहारी होते हैं और इनका जो मुख्य आहार होता है वो घास ही होता है, लेकिन घास पर ये पूर्णतया निर्भर नहीं होते। इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल से संबंधित है। नीति आयोग ने ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद ग्रो फॉरेस्ट्री विद एग्रो फॉरेस्ट्री यानी ग्रो, इसका फुल फॉर्म हुआ ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। जो हमारा वेस्टलैंड है यानी सामान्य तौर से जो हमारी बंजर भूमि है उसकी हमें ग्रीनिंग करनी है, उसका रेस्टोरेशन करना है। किसके माध्यम से? एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से। और इसी के संबंध में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट का अनावरण किया, एक रिपोर्ट जारी की। बंजर भूमि को उत्पादक भूमि बनाने का प्रयास करती है। किसके माध्यम से? एग्री वानिकी के माध्यम से, एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से। ये इस पर जोर देती है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम बंजर भूमि को उत्पादक भूमि के रूप में डेवलप कर सकते हैं। भारत के जो सभी जिले हैं वहां पर कृषि वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक भी पेश इसके अंतर्गत किया गया है। तो कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक भी इसके अंतर्गत जारी किया गया है। नीति आयोग ने भुवन पर, भुवन क्या है? भुवन हमारी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक जियो पोर्टल है, उस पोर्टल पर ग्रो सुटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से राज्य और जिला स्तरीय डेटा प्राप्त कर सकता है। और जो भुवन है, जैसा कि अभी आपको बताया, एक जियो पोर्टल है। बंजर भूमि की अगर वेस्टलैंड की हम बात करें तो एक ऐसी भूमि होती है जहां पर जो न तो खेती के लिए उपजाऊ होती है और न ही उपयुक्त होती है। ऐसी भूमि सिंचाई, ऐसी भूमि चराई और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी उपयोग में नहीं लाई जा सकती। एक सामान्य चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय बंजर भूमि एटलस 2019 के मुताबिक वर्ष 2015-16 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17%, 16.96% जो हिस्सा है वो बंजर भूमि का है। तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है और ये प्रतिशत दिखाता है कि अगर हम इस भूमि का विकास करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से तो भारत के बहुत बड़े स्तर पर जो बंजर भूमि है उसको हम आजीविका का भी आधार बना सकते हैं। और इकोलॉजिकल सिस्टम के को संरक्षित करने के अंतर्गत भी इसका विशेष तौर से महत्व है। तो कृषि वानिकी भूमि की अगर हम बात करें, एग्रो फॉरेस्ट्री भूमि की अगर हम बात करें तो यह उपयोग किए जाने वाले भूमि प्रणालियों का एक सामूहिक नाम है। यानी आप लैंड सिस्टम का किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसके लिए एक सामूहिक नाम है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें कृषि भूमियों पर जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर फसलों और पशुपालन या फसलों या पशुपालन इनमें से एक गतिविधियों को शामिल करके इसके साथ साथ वृक्षों का भी प्रबंधन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फसल भी देख सकते हैं और यहाँ पर हमने इसके दोनों सिरों पर वृक्ष लगा करके एक कृषि वानिकी का प्रबंधन किया, यानी कृषि वानिकी का उपयोग किया। यानी फसलों के साथ साथ या पशुपालन के साथ साथ जब आप वृक्षों का भी प्रबंधन करते हैं तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। वर्तमान में कृषि वानिकी भारत के कुल क्षेत्रफल का 8.65% है और इसमें 3 मुख्य प्रकार आते हैं। इन प्रकारों को समझ लेना महत्वपूर्ण है। यानी कृषि वानिकी के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? एग्री सिल्वीकल्चरल प्रणाली। एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में एक ही भूखंड पर यानी समान भूखंड पर फसलें भी उगाई जाती हैं और पेड़ भी उगाए जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, फसलें भी और पेड़ भी, इसको हम रखेंगे एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम के अंतर्गत। एक है सिल्वो पास्टोरल प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? चरागाहों या कृषि भूमि में वानिकी की जाती है और पालतू पशुओं को भी पाला जाता है। तो चरागाह भी है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने पेड़ पौधों का भी निर्माण किया और इस चरागाह पर हम पशुओं को भी पाल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सिल्वो पास्टोरल प्रणाली।
इसी प्रकार से एग्रो सिल्वो पास्टोरल प्रणाली का मतलब क्या हुआ, इसमें पेड़ों को उगाया जाता है, पशुओं को पाला जाता है और फसलों की भी खेती की जाती है। यानी फसलों की भी खेती इस पूरे सिस्टम में अगर आप ऐड कर देंगे तो वो आएगा एग्रो सिल्वो पास्टोरल प्रणाली, इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। तो ये कुछ खबरें थी पिछले एक वर्ष की जिनको हमने समाहित करने का प्रयास किया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड में, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो उस प्रश्न को आप ठीक तरीके से हल कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।